दोस्तों 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस तो सबको याद है क्योंकि वो दुनिया भर में आई थी और उसने काफी नुकसान भी किया था। लेकिन उससे कुछ साल पहले 1997 में एक एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस भी देखने को मिली थी जो एक देश से फैलते हुए एशिया के कई हिस्सों को अपने साथ डुबा ले गई थी। जी हाँ, इसी क्राइसिस में जॉर्ज सोरोस का नाम भी सामने आया था और कहा जाता है कि इस क्राइसिस की मदद से उन्होंने भी बहुत पैसे छापे। तो क्या था ये पूरा मामला और क्यों आई थी ये क्राइसिस, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। बस अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, इस क्राइसिस से पहले 70 और 80 के दशक में एशिया के कई देश जैसे कि साउथ कोरिया, जापान, थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर सभी बहुत तेजी से ग्रो कर रहे थे। लेकिन पर 80 के दशक में जापान से एक गलती हो गई और अचानक से उसका येन डॉलर के मुकाबले मजबूत होने लगा। भारत में रहकर हमें ये जरूर लगता है दोस्तों कि करेंसी स्ट्रांग होना अच्छी बात है, लेकिन ये हमेशा ही सच नहीं होती, स्पेशली उन इकोनॉमीज के लिए जो एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंट है। क्योंकि अगर आपकी करेंसी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी तो फिर आपके प्रोडक्ट्स का रेट भी मार्केट में बढ़ जाएगा, जिससे मुमकिन है कि लोग अब दूसरी जगह से प्रोडक्ट्स खरीदने लग जाएंगे। जापान में जब येन मजबूत होने लगा तो फिर उनकी ग्रोथ भी स्लो होने लगी और ऐसे में जापानीज और बाकी फॉरेन इन्वेस्टर्स को ऐसे नए देशों की तलाश थी जिनकी इकोनॉमी में पैसा इन्वेस्ट करके वो प्रॉफिट कमा सके। इस समय यूएस में भी इंटरेस्ट रेट बहुत कम थे, जहां कभी वो 15% हुआ करते थे, अब 80 के दशक के अंत में वो गिरकर 6% हो गए थे। इसलिए इन्वेस्टर्स अपना पैसा वहां भी नहीं रख सकते थे। फिर इन्वेस्टर्स को थाईलैंड के रूप में बढ़िया अपॉर्चुनिटी दिखी क्योंकि उनकी एक्सपोर्ट ग्रोथ उस वक्त 20% थी। वहां लेबर कॉस्ट और इन्फ्लेशन दोनों ही बहुत कम था। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, वहां सरकार ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या एफडीआई बढ़ाने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी को भी 30% से कम करके 17% गिरा दिया था। इससे देश में फॉरेन इन्वेस्टर्स का आना बढ़ा और उन्होंने काफी पैसा यहाँ इन्वेस्ट किया, जिसने थाईलैंड के अंदर नए चेंजेस किए और तेजी से वहाँ फैक्ट्रीज और बाकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज खुलनी शुरू हो गई। इन्हीं कारणों से 1985 से 1995 तक थाईलैंड की सालाना ग्रोथ 23% थी और सभी कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन फिर थाईलैंड की सरकार के कुछ फैसलों ने ये सारी गेम पलट दी। थाईलैंड ने अपनी करेंसी पर कैप लगा दी थी। करेंसी को कैप करना यानी कि उसकी वैल्यू को मार्केट पर छोड़ने की बजाय सरकार द्वारा तय किया जाना। इससे नुकसान ये होता है कि वो इंटरनेशनल मार्केट्स के अकॉर्डिंग खुद एडजस्ट नहीं होती, जिससे कि करेंसी की ट्रू वैल्यू पता नहीं चल पाती है। जब तक एक देश प्रोग्रेस कर रहा होता है तब तक इससे भी कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर हम वहीं आज के समय में पाकिस्तान का एग्जाम्पल देखें, जहां इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं है लेकिन उन्होंने भी अपनी करेंसी को कैप किया हुआ था, इस वजह से वहां भी बहुत से प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई थी। जैसे कि करेंसी को ब्लैक किया जा रहा था, लोग लीगल रूट्स के बजाय इलीगल रास्तों से अपने डॉलर्स वहां भेज रहे थे, या कुछ लोग तो वेट करने लग गए कि जब पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यू डॉलर की ट्रू वैल्यू को रिफ्लेक्ट करेगी सिर्फ तभी अपना पैसा वहां भेजेंगे। थाईलैंड ने अपनी करेंसी को कैप इसलिए किया था दोस्तों ताकि वो दुनिया में दिखा सके कि उनकी करेंसी कितनी स्टेबल है और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़े। लेकिन ये दाव उल्टा तब पड़ा जब 90 के अंत तक बाकी इमर्जिंग इकोनॉमीज में भी कमाल की ग्रोथ होने लगी। इन सभी ग्रोइंग मार्केट्स में से जो सबसे बड़ा देश था वो था चीन। चीन में हुए रिफॉर्म्स के कारण अब वो ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़ने के लिए पूरी तरह तैयार बैठे थे। और दूसरी तरफ थाईलैंड के अंदर एक प्रॉब्लम और आ गई थी। थाईलैंड में मैन्युफैक्चरिंग से होने वाली ग्रोथ अपने पीक पर पहुंच गई थी क्योंकि थाईलैंड की उस वक्त की पॉपुलेशन सिर्फ 6 करोड़ थी, जो कि एक लिमिटेड अमाउंट में ही मैन्युफैक्चरिंग कर सकते थे। लेकिन दूसरी ओर चीन के पास न सिर्फ पॉपुलेशन थी बल्कि उनकी लेबर कॉस्ट भी थाईलैंड से बहुत कम थी। चीन ही नहीं दोस्तों, उस समय वियतनाम ने भी ग्रोथ की गाड़ी पकड़ ली थी और वहां तो थाईलैंड के मुकाबले लेबर कॉस्ट 1/3 ही थी। इससे इन्वेस्टर्स ने थाईलैंड से भागना शुरू कर दिया और इन देशों में एफडीआई बढ़ गया। अब दोस्तों परेशानी ये थी कि थाईलैंड ने अपनी पूरी इकोनॉमी को फॉरेन इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग पर बेस कर रखा था। जी हाँ, और क्योंकि वो इतने ज्यादा एक्सपोर्ट हैवी थे इसलिए उन्होंने कभी खुद के डोमेस्टिक ब्रांड्स को बनाने का मौका ही नहीं दिया। इसलिए जब ये फॉरेन कंपनीज वहां से चली गई तो थाईलैंड के पास एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत कम चीजें बची। सिर्फ एक यही रीजन नहीं था। एक और परेशानी जो उस वक्त थाईलैंड के लिए थी वो ये थी कि अचानक से यूएस में भी इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगे थे, जिस वजह से कई इन्वेस्टर्स अपना पैसा लेकर वहां भी पहुंच गए थे और थाईलैंड अब इन्वेस्टमेंट्स के मामले में काफी अनअट्रैक्टिव हो गया था। जब थाईलैंड की इकोनॉमिक प्रोग्रेस अपने पीक पर थी तब सरकार ने एक और बड़ा चेंज किया था, जिसमें उन्होंने बिना सेंट्रल बैंक की परमिशन के कंपनीज को फॉरेन लोन्स लेने अलाउ कर दिए। इसका परिणाम ये था कि जहां 1985 में थाईलैंड का एक्सटर्नल डेब्ट 17.5 बिलियन डॉलर्स का था, वो 1995 में बढ़कर 68 बिलियन डॉलर्स का हो गया था और अब इसकी भी रीपेमेंट करनी थी। इस समय जॉर्ज सोरोस और जूलियन रॉबर्ट्स की नजर थाईलैंड पर पड़ी और उन्हें समझ आ गया कि ये देश काफी परेशानी में है। इसलिए जूलियन रॉबर्ट्स ने $3 बिलियन और जॉर्ज सोरोस ने
$1 बिलियन खर्च करके इनको करेंसी को शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट करना एक तरह का गैम्बल ही होता है, जैसे कि अभी हिंडनबर्ग ने अडानी के स्टॉक्स को शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट करने पर होता ये है कि अगर थाईलैंड की करेंसी की वैल्यू और भी गिर जाती तो इन्हें प्रॉफिट हो जाता, वरना लॉस भी हो सकता था। इस समय दोस्तों थाईलैंड काफी सफर कर ही रहा था कि अब करेंसी भी उनके लिए एक बड़ी मुसीबत बन गई थी, क्योंकि उसे तो उन्होंने खुद ही कंट्रोल करके गिरने से बचाया हुआ था। इस करेंसी को स्टेबल रखने के लिए वहां के सेंट्रल बैंक को अपना काफी सारा फॉरेन रिजर्व भी बर्न करना पड़ रहा था, यानी उनके पास जो डॉलर्स थे वो तेजी से खर्च हो रहे थे। जी हाँ, कहा जाता है कि इस समय जॉर्ज सोरोस ने थाई गवर्नमेंट को कन्विंस किया कि वो करेंसी की कैपिंग हटा दें। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि अगर जॉर्ज सोरोस ने नहीं भी कहा होता तो तब भी सरकार को ये कैप हटानी पड़ती। जैसे ही थाई सरकार ने करेंसी पर से कैप हटाई और करेंसी ने अपनी वैल्यू को मार्केट के हिसाब से एडजस्ट किया तो उसकी वैल्यू 60% कम हो गई। करेंसी में आई इस बड़ी गिरावट ने उनके लिए इंपोर्ट्स भी महंगे कर दिए और वहां महंगाई आसमान छूने लगी। दूसरी तरफ उनके अपने बैंक्स ने भी स्पेंडिंग को कंट्रोल करने के लिए लोन्स पर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, जिससे नया पैसा मार्केट में एंटर भी नहीं कर पाया दोस्तों। लेकिन ये तो सिर्फ थाईलैंड की बात रही, ये क्राइसिस तो पूरे एशिया में फैली थी। आखिर वो कैसे हुआ? दरअसल जिस तरह से 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस यूं तो सिर्फ अमेरिका में आई थी, लेकिन नुकसान हर उस देश को हुआ जो वहां की इकोनॉमी के साथ लिंक था, इसलिए यहाँ भी ऐसा ही कुछ देखा गया। थाईलैंड एशिया के बाकी देशों जैसे कि साउथ कोरिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और फिलीपींस के साथ काफी ट्रेड करता था। 1975 में जहाँ थाईलैंड का इन देशों से टोटल इंपोर्ट $139 बिलियन का था, वहीं ये 1997 में बढ़कर $10 बिलियन से ऊपर चला गया था। वहीं दूसरी तरफ थाईलैंड इन देशों को 1975 में जहां $548 मिलियन के प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता था, वहीं 1997 तक ये नंबर बढ़कर $15 बिलियन हो गए थे, यानी लगभग 30 गुना। इन कारणों से ये सभी इकोनॉमीज भी थाईलैंड की ग्रोथ पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थी। इसी वजह से थाईलैंड से आगे बढ़ते हुए इस क्राइसिस ने इन बाकी देशों को भी हिट किया। पर इस क्राइसिस के बारे में बहुत कम बात होती है दोस्तों। उसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि इस क्राइसिस के आसपास इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही थी कि लोग इस वक्त को भूल गए। इस क्राइसिस के ही समय हम भारत की तरफ नजर डालें तो अब न्यूक्लियर टेस्ट होने वाला था, जिसके बाद अमेरिका ने भारत पर सैंक्शंस लगा दिए थे। इसी समय पाकिस्तान के ऊपर भी सैंक्शंस लगा दिए गए थे। जब सैंक्शन से थोड़ी राहत मिलने लगी तो फिर कारगिल की जंग हो गई। जब इसके बाहर आए तो अमेरिका में .com बबल बर्स्ट हो गया और वहां के मार्केट्स डाउन हो गए। उनसे जान छूटी तो फिर 9/11 का हमला हो गया, जिस वजह से अगले कुछ सालों तक अफगानिस्तान और इराक में होने वाली जंगों ने सारी हेडलाइंस बटोर ली। इस क्राइसिस के ऊपर ध्यान इसलिए भी शायद नहीं जाता है क्योंकि इस समय को एशियन क्राइसिस से ज्यादा चीन के राइजेस के लिए जाना जाता है, क्योंकि हर एक इकोनॉमिस्ट के मुंह पर बस यही बात थी कि चीन किस तरह तेजी से आगे बढ़ रहा है और बहुत कुछ उसी के बारे में लिखा जा रहा था। ये सभी कुछ बहुत बड़े कारण थे जिस वजह से 1997 की क्राइसिस को याद नहीं किया जाता। लेकिन इस क्राइसिस का भी एक बड़ा रोल है दोस्तों, चीन की ग्रोथ को एक्सेलरेट करने में, और ये सभी कुछ इसलिए हुआ क्योंकि एक देश अपनी करेंसी को कंट्रोल करना चाह रहा था। आपको क्या लगता है कि क्या चीन की क्राइसिस आज इसी तरह भारत को ग्रो करने में मदद कर सकती है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।